सब अगला सवाल ये है कि कई बार गाय और भैंस जो है वो पतला गोबर करने लगते हैं, उसको लेकर के भी पशुपालक जो है कभी कभी घबरा जाते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है और उसका उपाय क्या है? जी, अक्सर हमने देखा है, हम अगर क्षेत्र की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि जब भी मानसून का सीजन होता है या उसके बाद जब हमें हरा चारा जो है बहुतायत में मिलने लगता है, तब ये समस्या आती है। उस समय पे पशुपालक भाई क्या करते हैं, मैं बहुत पहले सामान्य समस्या से उठाऊंगा, फिर इसको आगे चलूंगा, क्योंकि अपने आप में ये काफी बड़ा विषय है। तो सामान्य बात ये होती है कि पशुपालक भाई जब संतुलित पोषक जो है उसका ध्यान नहीं रखते हैं, संतुलित पोषण देने के ऊपर में उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता है, तो उस अवस्था में क्या करते हैं कि जैसे बारिश का मौसम आया, उसके बाद हमें हरा चारा जो है बहुतायत में मिलने लगा, तो हम अपने पशु को पूरी तरह से शिफ्ट कर देते हैं सीधे उसको हरे चारे के ऊपर में। बाकी जो उसका जो राशन था उसको थोड़ा कम कर देते हैं। हमको लगता है ये ठीक है, ये हरा चारा हमें मिल रहा है, अब हम ये खिलाएंगे, इससे हमारा पशु जो है वो सही रहेगा। तो जब ये अचानक से जब हम ये परिवर्तन करते हैं, तो जो पशु अभी जून तक के महीने तक जो अभी कुछ ना होता था हरा चारा, उसको जब हरा चारा मिलने लगता है, तो हरा चारा जो होता है उसमें करीब 80 से 85% जो है वो सिर्फ पानी होता है। तो जब आप वो देते हैं तो पशु का क्या है कि वो सामान्य सी प्रक्रिया है कि उसका पतला हो जाता है। दूसरा एक इसमें और एक कारण जोड़ते हैं। दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर जो आपकी जो हरी घास और ये सब सारी चीजें हैं, ये संक्रमित होती हैं परजीवी के अंडों से। इनमें कई बार जो कृमि के अंडे होते हैं वो इसमें संक्रमित होते हैं, जैसे कि फीता कृमि या फिर जो गोल कृमि होते हैं, उनके अंडे जो है वो इनमें होते हैं, संक्रमण होता है इनका। क्योंकि ज्यादातर ये जो चारे हैं ये कुछ पानी के आसपास में ही होते हैं, पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से ये इनमें संक्रमित होते हैं। तो जब ऐसा चारा आप पशु को खिलाते हैं तो पशु का क्या है कि उसके शरीर में, हम जो अपनी भाषा में कहते हैं, वर्म लोड बढ़ जाता है, यानी कृमि जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। जब कृमि ज्यादा हो जाता है शरीर में, तो कृमि आपका एक तो पशु का एक तो पोषण भी ले रहा होता है, और साथ ही साथ उसकी जो पोषण क्षमता उसको खत्म करके उसका गोबर पतला कर देता है। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या जो पतले गोबर की थी वो ये थी कि आपने उसके अचानक परिवर्तन कर दिया उसके राशन में। दूसरी समस्या ये थी कि आपने उसको जो है कृमि से जो है संक्रमित, जिसकी वजह से आपके पशु में इस तरीके की समस्या आई। तो ये जो समस्या है ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या जो है ये साल के दूसरे हिस्से में ज्यादा आती है, यानी जब मानसून के बाद वाला जो समय है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का, इस समय ये समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो मैं उपाय बस यही बताना चाहूंगा कि आप पशु का जो नियमित कृमि नाश जो कराता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिवार्मिंग, आप पशु की नियमित डिवार्मिंग कराइए। डिवार्मिंग का क्या शेड्यूल है? डिवार्मिंग का ये है कि आप पशु को हर 3 महीने पर डिवार्मिंग कराइए। अब डिवार्मिंग किससे करा सकते हैं? डिवार्मिंग के लिए बाजार में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, जो एक टेबलेट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती हैं। आपको क्या करना है, आप बस एक ख्याल रखिए बात का कि आप सॉल्ट जो है दवा का वो हर 3 महीने पे चेंज करते रहिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी अन्य तरीके के कृमि का भी आपके पशु में संक्रमण होता है, तो आपका पशु उससे लड़ पाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मानिए फिर से मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी में आपने अगर फेनबेंडाजोल का कोई सॉल्ट यूज किया, तो आप फिर जब 3 महीने बाद जब आप फिर से जाएंगे मार्च के महीने में, अगर फिर से आपको डिवर्मिंग करनी है, तो आप उस समय आयोरमेक्टिन के सॉल्ट से कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने अगर फिर से उसकी करनी है डिवर्मिंग 3 महीने बाद, तो जब आप जून के महीने में जाएंगे तो फिर आप चाहें तो फिर फेनबेंडाजोल रिपीट कर लीजिए, बट आइवरमेक्टिन दोबारा रिपीट मत करिए। एक साइकिल जो है बना रहे अलग अलग करके सॉल्ट्स का, उससे क्या होगा कि आपका पशु जो है वो इस सब बीमारियों से बचा रहेगा और उसका जो है जो दूध का उत्पादन है वो बरकरार रहेगा। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें कपिला फार्मर ऐप।